EasyWay। नमस्कार, मैं अभिषेक राज, सीईओ फाउंडर EasyWay ग्लोबल। चलिए आज सेफ्टी का तीसरा लेक्चर शुरुआत करने जा रहा हूं। इससे पहले 2 लेक्चर कंप्लीट हो गए हैं। जो छात्र अभी तक पिछले 2 लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, उन दोनों लेक्चर को पहले देखिए, इसके बाद आप इस लेक्चर को देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, इसके अलावा आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग देखते तो हैं वीडियो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। और जितने भी छात्र आप इस लेक्चर को देख रहे हैं या पिछले लेक्चर को देख रहे हैं या आने वाले लेक्चर को आप देखेंगे तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को शेयर कीजिए। जितना ज़्यादा लोग जुड़ेंगे, जितना ज़्यादा लाइक आएगा तो मैं और प्रयास करूँगा आपके लिए और चैप्टर लेकर आऊँ। लेकिन आप लोग थोड़ा सा मुझे भी उत्साहित करेंगे ना। हम तो आपको मोटिवेट करते ही रहते हैं, लेकिन हमें मोटिवेट करने के लिए आप लोग हैं। आप लोग जब तक हमें मोटिवेट नहीं करेंगे, हमें अप्रिशिएट नहीं करेंगे तो हमको कैसे लगा कि हम अच्छा पढ़ा रहे हैं। कमेंट में जाकर कमेंट कीजिए कि वीडियो कैसा लगा और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। जितने भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप होंगे सभी जगह शेयर कर दीजिए। इतना तो कर ही सकते हैं, जब आपके लिए हम इतना कर रहे हैं आप मेरे लिए भी इतना कर सकते हैं। तो चलिए इस लेक्चर को हम शुरुआत करेंगे। इसके अलावा अगर आप पूरा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, EasyWay का फुल कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। और लगातार बहाली आ रही है ITI में, बहाली की कमी नहीं है। अगर आप दिल से, सच्चे ईमानदारी से तैयारी कर लेंगे तो आपको नौकरी से कोई नहीं रोक सकता है। मेरा विश्वास कीजिए, आप एक बार तैयारी कीजिए और मैं वादा करता हूं कि आपको मैं सफलता दिलाऊंगा। आप मेरे साथ जुड़िए और पढ़िए। तो चलिए इस लेक्चर को शुरुआत करेंगे। शुरुआत करने से पहले पिछला जो लेक्चर था 1 और 2, उस दोनों को कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ क्वेश्चंस है, उस क्वेश्चन को पहले हम लोग कर लेते हैं। इसके बाद हम शुरुआत करेंगे सेफ्टी साइन। ठीक है, तो पहले हम लोग क्वेश्चन को कर लेते हैं और ये क्वेश्चंस उन्हीं को समझ में आएगा जो पिछला दोनों लेक्चर देखे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर चुके हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि क्या हटाकर आग बुझा सकते हैं। अगर आपके वर्कशॉप में, फैक्ट्री में आग लगी हो तो हम वहां पे कौन सी वो चीजें हैं जो हटाकर हम आग को बुझा सकते हैं। आपके सामने ये 4 क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है ऑक्सीजन, दूसरा ऑप्शन है उष्मा मतलब हीट, तीसरा ऑप्शन है आग मतलब फायर और चौथा ऑप्शन है ईंधन। तो आपका क्वेश्चन ये है कि क्या हटाकर, वो कौन सा सामग्री है इन चारों में से जिसे अगर हम हटा देंगे तो आग बुझ जाएगी। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो चलिए समझते हैं। कुछ लोग बोलेंगे कि ऑक्सीजन है, कुछ लोग बोलेंगे उष्मा है, कुछ आग, कुछ ईंधन। चारों बोल सकते हैं क्योंकि अलग अलग विचार होते हैं। क्वेश्चन गलत क्यों होता है? क्योंकि हम गलत सोच लेते हैं। सिचुएशन के अकॉर्डिंग अगर आप सोचेंगे तो क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। और एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं, प्रश्न आते हैं ना, तो उलझन वाले आते हैं। अपने दिमाग पर लोड डालिए। इतना आसान क्वेश्चन नहीं आता कि आप पढ़े और आंसर कर दिया। ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं आता है। ऐसे तो सभी लोग पास हो जाएंगे, इसीलिए क्वेश्चन को घुमा कर देता है। आप यहां पर समझे, क्या हटाकर आग बुझा सकते हैं? ऑक्सीजन। क्या ऑक्सीजन को हटाना पॉसिबल है? छोटे से एग्जांपल लीजिए, आपके घरों में आग लग गई है तो क्या आप अपने घरों के पूरे ऑक्सीजन को निकाल सकते हैं? इम्पॉसिबल है, ये हो ही नहीं सकता। हम ऑक्सीजन को हटा सकते हैं। ऑक्सीजन को हटाना मतलब खुद भी आप मर जाइएगा। ठीक है, और ऐसे भी हटाना पॉसिबल नहीं है। दूसरा उष्मा, हीट। खुद हीट मतलब क्या होता है? चिंगारी, आग या टेम्परेचर। तो जो टेम्परेचर वहां पे होगा उसको भी हम कम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि टेम्परेचर तो ये भी नेचुरल है, प्राकृतिक द्वारा दिया गया टेम्परेचर, उसको भी हम कम नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए टेम्परेचर है, घर में आग लगा हुआ, टेम्परेचर है 50 डिग्री घर का, तो उसको हम 0 डिग्री नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि खुद ही ऑलरेडी 50 डिग्री टेम्परेचर है, जो पूरे आसपास का भी टेम्परेचर है, ये प्राकृतिक द्वारा दिया गया टेम्परेचर है। इसको हम लोग कम करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो ये भी गलत हो गया, 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 ये भी गलत हो गया। और तीसरा आग है, तो आग तो खुद लगा ही है, तो इसे हटाकर इसी को तो बुझाना है, तो इसको भी हम काट देंगे। तो ये बचा ईंधन। तो ईंधन सही है। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन हो गया हो कि ईंधन कैसे सही है। तो देखिए मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए आप क्लासरूम में बैठे हैं, ठीक, क्लासरूम में बैठे, पहला बेंच में आग पकड़ लिया। सोचिएगा, इस तरह से सोचिए कि पहला बेंच में आग पकड़ लिया, तो अब जितने भी बेंच है सब में आग पकड़ सकता है। तो क्या पीछे वाले सारे बेंच को अगर आप हटा देते हैं तो आग जहां पे लगी थी वहीं जल के बुझ जाएगी। या आपके कंपनी में आप काम कर रहे हैं, बगल वाले मशीन के पास कोई ऐसा ज्वलनशील पदार्थ रखा था जिसमें आग लग गया,
तो आप तो उसको तो बुझाना ही है, लेकिन उसके आसपास जितने ईंधन होंगे उसको तो हम हटा सकते हैं। हटा देंगे तो आग ऑटोमेटिक वहीं जल के बुझ जाएगी। तो ईंधन को हटाकर हम लोग आग को बुझा सकते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा कर दिया है, जो आग पढ़े होंगे फायर उनको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे ईंधन सही है, ये डीएमआरसी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन बिल्कुल सही है। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन आ गया, लेकिन कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए। ईंधन को हटाकर हम लोग आग बुझा सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। तैलीय फर्श को कैसे साफ करें। प्रश्न क्या है कि अगर ऑयली फर्श है, आपके जो फर्श होते हैं जहां हम लोग खड़े होते हैं काम करते हैं, वो ऑयली हो गया है, तेलीय हो गया है, तो उसको कैसे साफ करेंगे। साफ करने का क्या तरीका होना चाहिए। पहला ऑप्शन है कॉटन के अवशेष से। कॉटन के अवशेष से, कॉटन समझते हैं ना, जो साफ करने के लिए मशीनों को हम लोग रखते हैं, या कंपनियों में जो साफ करने के लिए आपको जो कपड़े दिए जाते हैं वो कॉटन होते हैं, उस कॉटन से हम लोग क्या साफ कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है पानी डालकर। पानी डालकर क्या हम लोग साफ कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है लकड़ी के बुरादे से, और चौथा ऑप्शन है आपका, यहां पर देखिए चौथा ऑप्शन है रेत के छिड़काव करके। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि आपको कौन सा आंसर इसमें सही लगता है। तो चलिए एक एक प्रश्न को हम लोग देखेंगे। यहां पे कॉटन के अवशेष से, देखिए कॉटन के अवशेष से हम लोग तेल वाले फर्श को नहीं साफ कर सकते हैं, जहां पे तेल गिरा हो। अगर आप कॉटन से साफ करेंगे तो कुछ जो ऑयल होगा वो फर्श में चिपक के रह जाएगा, तो फिसलन बढ़ जाता है, फिसल जाइएगा, तो उससे हम लोग साफ नहीं कर सकते हैं। पानी डालने से, और पानी डालने से तो ऑयली चीज नहीं साफ होता है, आपको पता ही होगा। पानी डालिएगा तो पानी खुद भारी होता है, तो चाहेगा कि उसके नीचे चले जाएं, तो ऐसा नहीं होगा। दोनों मिलकर ना वहां पे, और पानी अगर ऑयली फर्श पे पानी डालेंगे तो पानी देखिए बूंदा बूंदा होकर रुक जाता है वहां पे, मतलब उसे साफ नहीं होता है। पानी भारी होता है, डेंसिटी इसकी ज्यादा होती है, तो ये चाहेगा कि हम अंदर घुस जाए तेल के, लेकिन ऐसा होगा नहीं, तो वो साफ होगा नहीं। इसके बाद लकड़ी के बुरादे से, ये सही है। लकड़ी के बुरादे से कैसे साफ होगा आपको मैं बताता हूं। लकड़ी का जो बुरादा था बिल्कुल महीन होता है, एकदम बिल्कुल बारीक पाउडर जैसा बना दिया जाता है, और उसका हम लोग छिड़काव कर देंगे। जहां भी ऑयली फर्श होगा उसको वहां पे हम लोग छिड़काव कर देंगे, और इसके बाद उसको रगड़ करके बट समेट लिया जाता है। उससे क्या होता है कि लकड़ी का जो चूर्ण होता है वो ऑयली जो ऑयल गिरा हुआ उसको सोख लेता है, और पूरी तरह से वहां से ऑयल खत्म हो जाता है। 90% फर्श को क्लीन कर देता है। आप अगर आपको एग्जाम्पल देखना है तो आप जिसके पास बाइक होगा, आप सर्विसिंग कराने गए होंगे सर्विस सेंटर में बाइक लेकर, तो वहां पे देखिएगा जो वहां पे जो साफ करने वाला कर्मचारी होता है वो ना लकड़ी का बुरादे से साफ करता है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, पता चल जाएगा आपको, वहां से देख सकते हैं। रेत का छिड़काव करें, ये तो बिल्कुल गलत है। रेत का छिड़काव करेंगे तो रेत क्या करता है, किसी चीज को ये सोखता नहीं है। रेत क्या है, ठोस है, और ये ऐसा प्रॉपर्टी है कि ये ऑयल को सोखेगा नहीं, ये और फिसलन पैदा कर देगा, तो रेत से हम लोग नहीं साफ कर सकते हैं। समझ गए। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसमें जितने भी हम क्वेश्चन करवाते हैं सब किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट, यदि तेल, पेट्रोल या विद्युत दोष की वजह से आग लगी हो तो प्रयोग किए जाने वाला अग्निशामक क्या होगा। समझ लीजिए कि तेल, ठीक है, पेट्रोल या विद्युत मतलब इलेक्ट्रिसिटी से जो आग लगता है, अगर आग लग गया है उसको बुझाने के लिए हम किस अग्निशामक का प्रयोग करेंगे, हम किस फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करेंगे। प्रश्न ये है, ऑप्शन आपके सामने है। पहला है सोडा एसिड अग्निशामक, दूसरा है फोम अग्निशामक, तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड CO2, और चौथा आपका है हेलोन गैस अग्निशामक, ठीक है। तो ये प्रश्न को आप समझेंगे तब आपको ऑप्शन समझ में आएगा। देखिए, यदि तेल, पेट्रोल और विद्युत ये तीन चीजें हैं, और तीन चीजों में से देखेंगे तो तेल और पेट्रोल से जो आग लगता है वो कौन कैटेगरी का आग है, ये बी कैटेगरी का आग है। कौन सा कैटेगरी का आग है, ये बी कैटेगरी का आग है। और विद्युत से जो आग लगता है ये डी कैटेगरी का आग है ना। ये दोनों आगे अलग अलग प्रकार की है। तो मान लीजिए ऑप्शन में हम सोडा एसिड का प्रयोग कर दें, तो सोडा एसिड तो होता ही नहीं है ये दोनों के लिए, समझिए ये स्पेशल टाइप है, आप लोगों को पढ़ाए होंगे। फोम की बात करें तो फोम बुझा सकता है, बी वाले जो बी कैटेगरी के जो आग होता है उसको फोम बुझा सकता है, लेकिन क्या फोम विद्युत से लगी आग को बुझा सकता है, नहीं बुझा सकता है। फोम केवल बी कैटेगरी की जो आग होती है, जो लिक्विड से जो आग लगती है उसको बुझा सकता है, डी वाले को नहीं बुझा सकता है। तो ये भी गलत हो गया, गलत हो गया, ठीक है। अब हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड का। कार्बन डाइऑक्साइड भी
बी कैटेगरी को आग बुझाने में सक्षम है, लेकिन डी वाले को बहुत रेयर केस में बुझाया जाता है। जब हेलोन गैस ना हो अवेलेबल तब इसका उपयोग कर सकते हैं, मतलब नेसेसरी नहीं है, ये ऑप्शनल है, कर सकते हैं। किसको बुझाने के लिए? डी को। बी में तो हम कार्बन डाइऑक्साइड से बुझा सकते हैं, लेकिन इसमें जब ये अवेलेबल ना हो तब कर सकते हैं। मतलब यहां पे ये हो गया कि हेलोन गैस है, ये किसको बुझा सकता है? विद्युत से लगी आग को बुझा सकता है। और हेलोन ऐसा गैस है, सीटीसी जिसको बोलते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये सभी आगों को बुझाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये तो विद्युत से लगी आग को बुझाता ही है, डी कैटेगरी की आग को बुझा देता है जो मेटल में या विद्युत में लगती है। लेकिन इसके अलावा इसकी प्रॉपर्टी ऐसी है कि हम चारों टाइप के आग को बुझाने के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो ये ऑलराउंडर है, इसीलिए इसका प्रयोग हम लोग हर जगह कर देते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड भी बुझाता है विद्युत से लगी आग को, लेकिन ये इसके बाद आता है, मतलब ये ऑप्शनल होता है, ये अवेलेबल ना हो तो इसका प्रयोग करेंगे। मतलब ये सही है, डी आंसर आपका सही है। तो इस तरह से इसका आंसर डी होगा। एक ही कारण है कि विद्युत से लगी आग यहाँ पे आ गया है ऑप्शन क्वेश्चन में, इसके वजह से हमको डी सही करना पड़ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न नंबर 4। इसको हम लोग देखेंगे। ये बोल रहा है कि विद्युतिक कार्यशालाओं में अग्निशामक हेतु ... मतलब ये है कि इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप में हम किस फायर एक्सटिंग्विशर, किस अग्निशामक को रखते हैं आग को बुझाने के लिए। ठीक है, आपके सामने पहला ऑप्शन है अग्निशामक यंत्र उपलब्ध रहना चाहिए, कोई भी अग्निशामक यंत्र उपलब्ध रहना चाहिए, इसका मतलब। दूसरा है रेत से भरी बाल्टी उपलब्ध होनी चाहिए। तीसरा ऑप्शन है जल की व्यवस्था हेतु जल से भरी ओवरहेड टंकी होनी चाहिए। और नेक्स्ट है उपयुक्त तीनों वस्तुएं उपलब्ध होनी चाहिए। अब आप बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए अपनी राय कि क्या होनी चाहिए। तो चलिए 1 बाय 1 करके ऑप्शन को हम देखते हैं। पहला ऑप्शन है अग्निशामक यंत्र उपलब्ध रहने चाहिए। पहले तो समझिए कि इलेक्ट्रिकल जो वर्कशॉप है वो क्या है। यहां पे इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप की बातें कर रही है, मतलब कोई भी वर्कशॉप होता है वहां पे हर तरह का ईंधन उपलब्ध होता है, ठोस भी होगा, लिक्विड भी होगा, द्रव भी होगा और मेटल भी होगा। मतलब कोई भी वर्कशॉप है, कोई भी घर हो, कोई भी कंपनी हो, किसी का भी बात करें, वहां पे चारों तरह के आग लगने की संभावनाएं हमेशा बनी रहती है। समझ गए? तो वर्कशॉप की बात कर रहा है, क्या कर रहा है कि विद्युत वर्कशॉप, कार्यशाला मतलब वर्कशॉप, तो वर्कशॉप की बात कर रहे हैं, मतलब वहां चारों तरह की आगे उपलब्ध होंगी। लकड़ी भी होगा, पेट्रोल डीजल भी हो सकता है, बहुत सारे गैसेस भी हो सकते हैं, मेटल भी हो सकता है, बहुत सारे इलेक्ट्रिकल उपकरण भी हो सकता है। तो आग किसी से भी लग सकता है। इसीलिए हम जितने भी ऑप्शन है उस पर विचार करें तो ये सारे ऑप्शन अलग अलग प्रकार के आग बुझाने के लिए काम में आते हैं। तो इसलिए हम यहां पर बोल सकते हैं कि उपयुक्त सभी वस्तुएं उपलब्ध होनी चाहिए। कब किससे आग लगेगा पता नहीं चलेगा, इसलिए ये सभी वस्तुओं को हमको रखना पड़ेगा। जितना भी अग्निशामक होता है, जितने भी प्रकार के अग्निशामक होते हैं, चारों तरह के आग बुझाने के लिए चारों तरह के अग्निशामक हमें वर्कशॉप में रखना अनिवार्य होता है। तो इसलिए आंसर यहाँ पे डी होगा। समझ सकते हैं? हमको कंफ्यूजन इससे नहीं होना है कि विद्युत कार्यशाला बोल रहा है, कार्यशाला मतलब वर्कशॉप। ठीक है, उसमें सब तरह के आगे को बुझाने के लिए हमारे पास प्रचुर मात्रा में अग्निशामक होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से दुर्घटनाओं का सक्रिय कारण क्या है? ऑप्शन आपके सामने है अज्ञानता, दूसरा है उत्सुकता, क्यूरियोसिटी, तीसरा है अत्यधिक विश्वास, ओवर कॉन्फिडेंस, चौथा है उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ दीज। अब दुर्घटना कैसे होता है, तो आप लोग पिछले लेक्चर में पढ़े होंगे कि दुर्घटना का कारण क्या होता है। दुर्घटना कीजिए, इनमें से दुर्घटनाओं का सक्रिय कारण क्या है? ये जो दुर्घटना का बात कर रहा है, ये कहां की बात कर रहा है? कंपनी की बात कर रहा है, वर्कशॉप की बात कर रहा है। और ये जो हम पढ़ा रहे हैं तो ITI को पढ़ा रहे हैं, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को पढ़ा रहे हैं। मतलब हम सड़कों की बात नहीं करेंगे, हम अपने ऊपर जो घरों में दुर्घटना होती है उसकी बात नहीं करेंगे। कंपनी में दुर्घटना कैसे होता है, तो कंपनी में जब आप मशीन पर काम कर रहे होंगे तो आपके उसका कारण ये हो सकता है कि अज्ञानता, कि आपको चीज़ों के बारे में पता नहीं होगा कि काम कैसे करना है, और आप काम कर रहे हैं तो चीज़ों को खराब कर सकते हैं, दुर्घटनाएं हो सकती है। दूसरा उत्सुकता, बहुत ज़्यादा उत्साहित है कि अरे मुझे ना CNC मशीन पर काम करने का मौका मिलेगा, अरे मुझे ना
आज लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर काम करने का मौका मिल गया, इसके कारणवश आप बहुत उत्सुक हो गए और जाके काम करना शुरू कर देंगे तो गड़बड़ हो सकती है, इससे भी दुर्घटनाएं हो जाती है। तीसरा है अत्यधिक आत्मविश्वास, ओवर कॉन्फिडेंस। किसी चीज के बारे में आप सुने हैं, करे कभी नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं किए, केवल थ्योरेटिकल जानते हैं, तो आप बोले कि हम कर देंगे। जैसे अगर मैं बोल दूं कि बाइक चलाना बेहद आसान है, जो साइकिल चला सकता है वो बाइक भी चला सकता है, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि जो साइकिल चला रहा है उसको अचानक से बाइक दे दो तो उसी समय चला देगा, उसी समय चला नहीं सकता, उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। गियर कैसे देना है, एक्सीलरेटर कितना देना है, कितनी स्पीड चलाना होता है, कभी मोड़ आ जाए तो वहां पे क्या करते हैं, इस सारे चीजों को समझना पड़ेगा, तब जाकर आप बाइक चला सकते हैं। लेकिन आपको लगे नहीं मैं तो चला दूंगा, मुझे साइकिल आता है, तो आप नहीं चला सकते, एक्सीडेंट हो जाएगा। तो वही उसी का ये बोला कि ओवर कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस से भी दुर्घटनाएं होती है। और उपयुक्त सभी, तो मतलब ये डी आंसर सही है, क्योंकि तीनों जो ऑप्शन है दुर्घटना का सक्रिय कारण हो सकते हैं, इसलिए आंसर क्या है, डी है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है सेम वही क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन का केवल ऑप्शन चेंज है। देखिए आप, पहला ऑप्शन है रुचि की कमी। दुर्घटना का कारण क्या हो सकता है कि रुचि की कमी हो सकता है, अनुशासनहीनता, इनडिसिप्लिन। नेक्स्ट है गलत औजारों का प्रयोग करना, उपयुक्त सभी। तो देखिए इस प्रश्न को 6ठे नंबर को, इनमें से दुर्घटनाओं का सक्रिय कारण क्या है, आप देखिए 1 बाय 1 करके। रुचि की कमी, कोई भी काम कर रहे हैं अनमने ढंग से करेंगे, आपको मन नहीं लग रहा है करने में, वो काम सही होगा कभी, कभी नहीं सही हो सकता है। गाड़ी ही चला रहे हैं, अनमने ढंग से चला रहे हैं, एक्सीडेंट हो सकता है। कंपनी में मशीनों पे काम कर रहे हैं, आपको करने का मन नहीं कर रहा है, नींद आ रही है, तो एक्सीडेंट हो सकता है। ठीक है। इनडिसिप्लिन, बोला गया है कि ठीक है ये मशीन है, इससे ना 2 मीटर की दूरी बनाकर रखना है, लेकिन आप उस पर चढ़े हुए हैं, एकदम नजदीक जाकर काम कर रहे हैं। चाहे बोला गया कि नहीं आपको ना हर आधे घंटे बाद ऑयलिंग करना है, लेकिन आप 2-2 घंटे बाद नहीं कर रहे हैं, तो क्या एक्सीडेंट हो सकता है। इसीलिए अनुशासनहीनता में काम करेंगे, डिसिप्लिन को मेंटेन नहीं करें, जैसे बताया गया वैसे नहीं करेंगे तो दुर्घटनाएं हो सकती है। गलत औजारों का प्रयोग, मान लीजिए आपको स्क्रू ड्राइवर से कोई स्क्रू को खोलना है और आप चम्मच से खोल रहे हैं, कहीं हैमरिंग करना है और हैमर के बदले कोई भी लोहा या कील किसी से ठोक रहे हैं, तो दुर्घटना हो सकता है। तो गलत औजार का प्रयोग करेंगे तो उससे भी दुर्घटनाएं हो जाती है। मतलब डी ऑप्शन, ई ऑप्शन सही है। इसको हम बोल सकते हैं कि सभी जो ऑप्शन है वो सही है। एक ऑप्शन और छूट गया है, 5 ऑप्शन था इसमें, यह है कार्य करने की अनुचित विधि। आपको काम करने का तरीका ही नहीं मालूम है, गलत तरीके से काम कर रहे हैं, उससे भी दुर्घटनाएं हो सकती है। तो मतलब सभी ऑप्शन सही है, ये ई वाला होगा, उपयुक्त सभी। ठीक है। तो आज ये प्रश्न हम कहा रहे थे, पिछले जो 2 लेक्चर थे उनके ही टॉपिक से ये प्रश्नों को लिया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट डाउन कर लेंगे। अब चलते हैं हम आगे, शुरुआत करते हैं हम सेफ्टी साइन। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपको बताए थे कि सेफ्टी से अगर प्रश्न आते हैं तो फायर और सेफ्टी साइन 2 बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेफ्टी के अंदर में, और इसे दोनों को समझना काफी इंपॉर्टेंट है। 70 से 80% क्वेश्चन जो सेफ्टी से आते हैं वो इन्हीं 2 टॉपिकों से आते हैं। तो चलिए सेफ्टी साइन समझते हैं। सेफ्टी साइन होता क्या है, क्यों हम सेफ्टी साइन हमको क्यों पढ़ाया जाता है, आखिर आईटीआई में सुरक्षा चिन्ह पढ़ाने का कारण क्या है। तो इसका मुख्य कारण यह है कि एक तो पहले है कि आपका खर्च बचता है। सेफ्टी साइन, किसी भी साइन का प्रयोग करेंगे तो आपको समय और आपका जो खर्च है वो दोनों बचता है। कैसे, मान लीजिए ये एटीएम है, मान लीजिए एटीएम मशीन है और ये एक रूम के अंदर में रखा गया है, ठीक है, और यहां से आपको एंट्री करना है और यहां पे एक साइन बना हुआ है सिगरेट का, ऐसे कटा हुआ कि सिगरेट पीना यहां मना है। तो आपका समय बच गया, पहला कि आपको देख के समझ लेना कि भाई यहां सिगरेट नहीं पीना है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। दूसरा, ये सिगरेट नहीं पीना है इसको बताने के लिए हमको यहाँ पे एक कर्मचारी रखना पड़ता, एक स्टाफ रखना पड़ता, जो जितने भी लोग आते हैं सबको बताता कि भाई यहाँ सिगरेट मत पीजिएगा, यहाँ सिगरेट नहीं पीना, सबको यही बताता। तो एक तो पहले इसकी सैलरी दीजिए, इसका भी नुकसान। दूसरा कि उसको बोलिए, बोलने से टाइम डिले होगा, 2 मिनट 3 मिनट से 5 मिनट तक एक आदमी को देना पड़ेगा, कोई कोई तो उलझ जाएगा। लेकिन सेफ्टी साइन वहां पर हम लगा दिए कि देखिए ये साइन का प्रयोग कर दिए कि यहाँ पे सिगरेट पीना सख्त मना है, अगर पीते हुए पकड़े गए तो जेल चले जाएंगे, तो फिर यहाँ पे कोई नहीं पिएगा। ऐसा हो सकता है ना, तो इसीलिए इसका हम लोग प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह के सड़कों पर ये रखे हुए दिखते होंगे आप, ये सब क्यों रखा जाता है, ये सिंबल है, ये साइन है जो आपको कोई ना कोई सूचना देता है कि यहाँ पे ये चीजें हैं और इस चीज को ऐसे करना होगा। समझ गए,
इसीलिए सेफ्टी साइन या कह सकते हैं साइन का प्रयोग करके हम बहुत सारी चीजों को बहुत कम टाइम में कर सकते हैं, जल्दी में कर सकते हैं। इसीलिए हम लोगों को भी सेफ्टी पढ़ाया जाता है। कंपनियों में भी बहुत सारे साइन को उपयोग किया जाता है बहुत सारे सूचनाओं को आदान प्रदान के लिए। वहां भी हम मैन पावर को रिड्यूस कर सकते हैं सेफ्टी साइन का प्रयोग करके, या खुद का भी जीवन बचाना हो, खुद पर भी कोई नुकसान ना पहुंचे, उसके लिए भी कंपनियों में साइन का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ऑफिस का ऑफिशियल डिफिनेशन क्या है? सुरक्षा चिन्ह संभावित खतरे से हमें सचेत करते हैं। सुरक्षा चिन्ह क्या करता है? कोई भी संभावित खतरा होगा, सेफ्टी साइन का मतलब क्या? तो सुरक्षा चिन्ह मतलब सुरक्षा देगा आपको, किसी भी खतरा से आपको बचाएगा। तो आपको क्या करता है? ये सचेत करता है कि यहाँ पे इस तरह के खतरा होने वाला है, आप समझ जाइए, ऐसा मत कीजिए या ऐसा कीजिए, यही बताएगा। मतलब आपको खतरों से आगाह करेगा और हमें इसे कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। नजरअंदाज करेंगे तो आप खुद मरेंगे, दूसरों को क्या लेंगे। इसलिए कभी भी सुरक्षा चिन्ह का नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, आप पे भारी पड़ सकता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। सुरक्षा चिन्ह को 4 विभिन्न भागों में बांटा गया है। 4 तरह के सुरक्षा साइन होते हैं। सेफ्टी हम लोग के एनसीवीटी सिलेबस के अकॉर्डिंग 4 तरह की साइन के बारे में बताया गया है, जिससे हम लोग 1 बाई 1 करके पढ़ेंगे। पहला होता है निषेध चिन्ह। दूसरा होता है, यहाँ पे इंग्लिश भी लिखा हुआ है, आप देखते जाएंगे, इसका सिंबल इस तरह से आपको दिखता होगा। हम सभी को डिटेल्स में हम लोग पढ़ेंगे, आप यहाँ पर नाम देख लीजिए बस। दूसरा है आवश्यक चिन्ह, मैंडेटरी साइन। तीसरा है चेतावनी चिन्ह, वार्निंग साइन, और इसका सिंबल कुछ इस तरह से आपको दिखता है। चौथा है सूचना चिन्ह, इंफॉर्मेशन साइन, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। तो ये 4 तरह की साइनें होती है जो हमारे एनसीवीटी के सिलेबस में दिया गया है। ठीक है, अब हम इन चारों को एक एक करके देखते हैं कि ये 4 साइनें हमें क्या बताती है। तो चलिए पहला साइन को हम लोग पढ़ते हैं। पहला सेफ्टी साइन हमारे सामने है, निषेध चिन्ह, प्रोहिबिशन साइन। अब इसका क्या उपयोग है, कैसे ये वर्क करता है, उसके बारे में हम लोग समझेंगे। देखिए इसका जो फॉर्मेट है मैं आपको बताता हूं, इसी फॉर्मेट में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, आप यहाँ पर फॉर्मेट देख भी साइन होगा, 4 तरह की साइन है। चारों तरह के साइनों को पढ़ने के लिए हम लोग 4 चीजें ध्यान में रखेंगे। पहला, आकृति ध्यान में रखना है, रंग क्या होता है, अर्थ क्या होता है और इसका उदाहरण क्या है। ये 4 चीजें सभी साइन के अंदर हम लोग ध्यान रखेंगे, क्योंकि एग्जाम में यही 4 चीजें हम लोगों से पूछता है। ठीक है, तो निषेध चिन्ह के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए, निषेध चिन्ह का मतलब क्या होता है? किसी विशेष स्थान पर या वातावरण में कोई विशेष कार्य करने की अनुमति नहीं होती है, उसे नहीं करने का संकेत देता है। मतलब कोई ऐसा स्थान जहां पे कुछ विशेष प्रकार के काम को करना मना होता है, तो उस काम को नहीं करने का संकेत हमें देता है और उस काम करने के लोगों को सूचित करता है कि आप ये काम न करें। जैसे आप मानिए हॉस्पिटल में जा रहे हैं, क्या वहां पर सिगरेट पी सकते हैं? नहीं पी सकते हैं। आपको वहां पे इस तरह के साइन आपको दिखने को मिलेगा। कहीं कहीं बोलता है कि फोन करना मना है, यहाँ पे फोन अलाउड नहीं है। तो आप देखते होंगे इस तरह की फोन की जो सिंबल होती है ऐसे बना होता है और ऐसे करके इसे क्रॉस किया रहता है कि मतलब यहाँ पे आप कॉल पे बात नहीं कर सकते हैं। समझ गए? तो इस तरह के संकेत हमें किससे प्राप्त होते हैं? निषेध चिन्ह से हमें ये सूचनाएं मिलती है। अब आते हैं कि निषेध चिन्ह होता कैसा है। देखिए सबसे पहले इसकी आकृति कैसी होती है? वृत्तीय होती है, सर्कुलर होती है। आप देखिए यहाँ पे ये कैसा है, इसकी आकृति सर्कुलर है ना, मतलब गोलाकार होता है। ठीक है, वृत्तीय इसको बोलते हैं। इसका रंग कैसा होता है? तो किनारा लाल होता है। देखिए इसका किनारा क्या है? लाल है ना, ये पूरा किनारा लाल है। किनारा इसका क्या होता है? लाल होता है। ठीक, लाल रंग का क्रॉस बार होता है। देखिए ये क्या है? लाल रंग का क्रॉस बार होता है। लाल रंग का है ना, ये लाल रंग का क्रॉस बार होता है। ठीक है, श्वेत पर्दे पर काला संकेत है। जो संकेत होता है वो कैसा होता है? काला होता है। देखिए इसमें जो संकेत बना हुआ है कैसा बना हुआ है? काला बना हुआ है। सिगरेट का साइन काला है ना, और ये कहां बना हुआ है? पीछे इसका बैकग्राउंड कैसा है? व्हाइट है, मतलब सफेद है। तो सफेद बैकग्राउंड पे संकेत कैसा होता है? काला होता है। तो इस चीज को ध्यान रखिए। कभी पूछ सकता है कि निषेध चिन्ह का क्रॉस बार होता है किस कलर का होता है? तो लाल कलर का होता है। इसके अलावा आपसे पूछेगा कि निषेध चिन्ह का जो किनारा होता है किस कलर का होता है? तो लाल कलर का होता है। समझ गए? इसके अलावा पूछ सकता है कि इसका जो पर्दा होता है, बैकग्राउंड कैसा होता है? तो सफेद होता है। ठीक है, तो आपको इस चीज को ध्यान रखना होगा। एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे एग्जाम्पल आपको बता दें कि धूम्रपान करना निषेध है, फोन पे बात करना मना है, यहाँ पे आवाज करना मना है। तो बहुत तरह के संकेत होगा, उसमें क्रॉस किया गया होगा, उससे समझिए कि यहाँ पे ये काम को नहीं करना है।
और इसका अर्थ क्या होता है, आपको बार बार मैंने बता दिया कि इसका अर्थ बस यही होता है कि इसे नहीं करना है, किसी भी काम को करने से ये मना करता है। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। अगला साइन है हमारे सामने मैंडेटरी साइन, मतलब आवश्यक चिन्ह। नेक्स्ट साइन हम लोग पढ़ेंगे आवश्यक चिन्ह, जिसको हम लोग मैंडेटरी बोलते हैं इंग्लिश में। अब इसमें देखिए, इसका जो ऑफिशियल डिफिनेशन है, किसी विशेष स्थान पर कुछ विशेष वस्तुओं को पहनना या उस विशेष स्थान के कुछ नियमों को पालन करना होता है। इसके लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कुछ विशेष स्थान पे कुछ विशेष तरह की ड्रेसेस को हम लोग को पहनना पड़ता है या विशेष तरह के कामों को करना पड़ता है। उस काम को करने के लिए, उस तरह के ड्रेस को पहनने के लिए इस साइन का प्रयोग किया जाता है, बताया जाता है कि आपको ऐसे करना है। ठीक है, तो इसमें भी 4 चीजें हैं, इन चारों चीज को आपको यहाँ पे देखना होगा। देखिए, इसमें भी सेम 4 चीजें आ गए। पहला इसकी आकृति, दूसरा रंग, अर्थ और उदाहरण। ये चारों में से क्वेश्चन पूछता है। जैसे इसकी आकृति कैसे होती है, तो देखिए ये भी सर्कुलर है, ये भी गोलाकार है, वृत्तीय है। ठीक है, सर्कुलर इसकी भी आकृति है, वृत्तीय है। ठीक है, गोला है, गोल है। रंग कैसा है, नीले पर्दे पर सफेद संकेत। इसका बैकग्राउंड कैसा है, नीला है। बैकग्राउंड कैसा है, नीला है, और उसके ऊपर किस तरह का संकेत है, सफेद है, व्हाइट संकेत है। नीला बैकग्राउंड है और व्हाइट संकेत है। ठीक है, रंग हो गया। अर्थ क्या है, दर्शाता है कि क्या करना चाहिए। ये क्या बोलता है कि ये काम करना चाहिए। जैसे आपको ये सिंबल बता रहा है कि आपको यहाँ पे जूता पहनकर जाना होगा, क्योंकि यहाँ पे आपके पैरों में कील घुस सकते हैं, आपके पैरों में कील चुभ सकते हैं, या वहां पे पैर आपके पैरों के साथ खतरा है, आपके पैर हो सकता है भारी सामान भी गिर सकता है। इस तरह का खतरा हो तो आपको ये सिंबल दर्शाता है कि आपको वहां पर जूता पहनकर जाना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह का संकेत से आपको पता चलता है। उदाहरण के लिए हाथ सुरक्षा, जैसे जस्ताना है, ऐसे अगर कहीं सिंबल बना हो इस तरह का और ये गोलाकार हो, बैकग्राउंड कैसा हो, ब्लू हो, और उसके ऊपर ये जस्ताना का साइन बना हो, तो बोल सकते हैं कि यहाँ पे जस्ताना पहनना जरूरी है, मतलब हाथ का सुरक्षा करना यहाँ पे जरूरी है। मतलब हमें कोई काम करने के लिए कहता है कि ये काम कीजिए, तभी आप वहां पे रह सकते हैं, वहां पे कुछ कर सकते हैं। समझ गए? तो ये 4 चीजें इसका भी आप याद करके रखेंगे। आगे बढ़ते हैं हम। तीसरा है चेतावनी चिन्ह, वार्निंग साइन। ये क्या करता है, आपको वार्निंग देता है कि ये काम नहीं करना है। मना नहीं करेगा, केवल समझा देगा ये काम मत कीजिए, आपकी मर्जी, कर सकते हैं, मरना है तो कीजिए। तो वार्निंग देता है। वार्निंग का मतलब केवल आपको एक बार सावधान कर देगा कि भाई यहाँ पे ऐसा हो सकता है, आगे आपको करना है तो कीजिए, अगर आप खतरों के खिलाड़ी हैं तो जाइए, वेलकम है, मरिएगा। तो इस तरह का साइन का प्रयोग हम लोग करते हैं। अब देखिए यहाँ पे भी 4 चीजें जरूरी होती है, मतलब ये चारों साइन में ये 4 चीजें आपको अनिवार्य होगा। पहला, यहाँ भी आकृति कैसा होता है, रंग क्या है, अर्थ क्या है, उदाहरण क्या है। इसका डिफिनेशन समझ लीजिए कि संभावित खतरे या किसी जरूरी नियमों के बारे में या सावधानी बरतने के लिए सूचनार्थी साइन का प्रयोग किया जाता है। मतलब सूचना देने के लिए या कोई ऐसा जरूरी नियम हो जिससे वहां पे खतरा बहुत ज्यादा हो सकता है, उन सारी चीजों को बताने के लिए आपको इस साइन का प्रयोग किया जाता है। इसका आकृति कैसा होता है, त्रिभुजाकार होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे आकृति आपको दिख रहा होगा, त्रिभुजाकार दिख रहा है ना, ट्रेंगुलर। इसके बाद इसका रंग कैसा होता है, पीले पर्दे पर काला बॉर्डर एवं संकेत। पीला पर्दा, बैकग्राउंड कैसे दिख रहा है, पीला दिख रहा है आपको, ठीक है, बैकग्राउंड पीला होता है, और इसका जो किनारा होता है कैसा होता है, काला होता है, और संकेत भी काला होता है। ध्यान दीजिए कलर, इसमें पीला पर्दा होगा, बैकग्राउंड क्या होगा, पीला होगा, बॉर्डर और संकेत दोनों क्या होंगे, काले होंगे। ठीक है, संकेत क्या है, इसका अर्थ क्या है, अर्थ होता है खतरे की चेतावनी। कोई भी खतरा, संभावित खतरा, उसका चेतावनी देता है कि यहाँ पे खतरा बहुत ज्यादा है, आप दूरी बनाकर रहें, बाकी अगर आप खतरों के खिलाड़ी हैं तो जा सकते हैं। ठीक है, और उदाहरण, सावधान, विद्युत के झटके का जोखिम। कहीं विद्युत का झटका का जोखिम होगा तो इस तरह का साइन आप लोग देखे होंगे, इस तरह का साइन होता है, और ये ट्रेंगुलर शेप में ऐसे बंद किया रहता है। तो मतलब यहाँ पे विद्युत झटके का खतरा है। आप देखेंगे वो खोपड़ी वाला, हड्डी वाला फोटो आप देखे होंगे, ट्रांसफार्मर के नजदीक में रहता है, 440 वोल्ट लिखा रहता है, वहां भी विद्युत झटका का खतरा होता है कि आप मर सकते हैं। इसलिए वहां भी
ट्रेंगुलर शेप में वो खोपड़ी वाला फोटो लगा रहा होता है, समझ गए। तो इस तरह से जहां पे मरने का संभावना हो, जहां पे बहुत ज्यादा खतरा हो, वहां पे इस तरह का साइन को प्रयोग हम लोग करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग, अंतिम चौथा है हमारे सामने सूचना चिन्ह, इंफॉर्मेशन साइन। इंफॉर्मेशन के लिए इसका प्रयोग करते हैं और इसमें भी सेम वही 4 चीजें आपके लिए जरूरी है एग्जाम के लिए। आप देख सकते हैं यहां पे पहला आकृति कैसा होता है इसका, वर्गाकार। आप देखिए इसका आकृति कैसा है, वर्गाकार है, मतलब कहीं कहीं आयताकार भी होता है, वर्गाकार और आयताकार होता है, आयताकार, वर्गाकार और आयताकार दोनों रहता है। मेनली वर्गाकार ही हम लोग आंसर करते हैं, ठीक है। इसके बाद रंग कैसा होता है, हरे पर्दे पर श्वेत संकेत होता है। देखिए इसका पर्दा कैसा है, हरा है और ऊपर संकेत कैसा है, व्हाइट है, मतलब हरा पर्दा पे व्हाइट संकेत होता है। लेकिन आप लोग कहीं कहीं देखे होंगे एम्बुलेंस पे, आप ये जो पर्दा होता है ना, ये उजला होता है, उस पर रेड कलर का बना होता है, लेकिन ये ऐसा नहीं है। एनसीईआरटी के सिलेबस में कैसा है, बैकग्राउंड पर्दा कैसा है, हरा है, और चिन्ह कैसा बना होता है, श्वेत कलर का। बाकी जगह आप वो देखते होंगे कि उजला पे रेड कलर का बनाता है, वो दिखने के लिए बनाता है कि दूर से दिख जाए, क्योंकि लाल रंग का जो तरंग दैर्ध्य होता है बहुत दूर तक जाता है, दूर से दिख जाता है, इसलिए रेड कलर का वो बनाता है। लेकिन ऑफिशियली जो है, जो हमारे सिलेबस में जो नियम के अनुसार है, वो है ग्रीन पर्दा हो, उस पर सफेद कलर का बना होता है, ठीक है। और इसका प्रयोग क्या होता है, सॉरी, इसका अर्थ क्या है, सुरक्षा उपाय की सूचना इंगित करता है। सुरक्षा उपाय की सूचना इंगित करता है कि यहाँ पे फर्स्ट एड है। जैसे यहाँ पे देखिए, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे आपको फर्स्ट एड की सुविधाएं उपलब्ध है, यहाँ पे आप दवा करा सकते हैं, इलाज करा सकते हैं, इस तरह की सूचनाएं देता है, ठीक है। तो इस तरह की सूचनाएं देने के लिए, सुरक्षा उपाय की सूचनाएं देने के लिए आपको इस तरह का साइन का प्रयोग करते हुए देखे होंगे, फैक्ट्रियों में उपयोग किया जाता है। तो ये साइन था। तो हम लोगों ने 4 तरह के साइनें पढ़े हैं, और इन चारों तरह के साइनों में सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि आकृति, रंग, अर्थ और उदाहरण, ये 4 चीजें आपको हमेशा याद रखना है। जिसको भी ये 4 चीजें याद रहेगा, चारों साइन का 4 चीजें, जिसके आकृति, रंग, अर्थ और उदाहरण, उसको एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन आसानी से लग जाएंगे, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे यहाँ पे देखेंगे आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन प्रोसेस। आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन प्रोसेस क्या होता है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। अब देखिए, कृत्रिम श्वास की विधि, एनसीईआरटी के सिलेबस में 2 तरह का यहाँ पे कृत्रिम श्वास की विधि बताई गई है, एक सेफर और एक सिल्वेस्टर विधि। और सिलेबस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो यही 2 विधि को हम लोगों को पढ़ना है। बाकी ऐसे बहुत सारे प्रोसेस आ गए हैं अब, फिलहाल में बहुत सारे अनेकों तरह के प्रोसेस है जिसमें हम लोग कृत्रिम सांस देते हैं, ठीक है। जिसमें आजकल तो माउथ टू माउथ, मुंह से मुंह भी सांस दिया जाता है, और भी बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। लेकिन जो मेरा सिलेबस का डिजाइन है, हम लोग पुराने जमाने में कैसे होता था उस चीज़ों को हम लोग को पढ़ना होता है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो है कृत्रिम श्वास की विधि में सिल्वेस्टर विधि। और सिल्वेस्टर विधि क्या होता है इसको समझिए। यहाँ पर देख सकते हैं, फिगर आपको दिख रहा होगा। फिगर में आप देखेंगे कि एक मरीज को लिटाया गया है और इसका चेहरा है ऊपर की तरफ है। सिल्वेस्टर विधि में चेहरा हमेशा ऊपर की तरफ होता है, चेहरा हमेशा ऊपर की तरफ होता है। इस फोटो में जैसे आपको दिख रहा होगा इस तरह का ऊपर की तरफ होता है, और सेफर विधि में चेहरा हमेशा नीचे की तरफ होता है। ये दोनों में ही डिफरेंस है, बाकी प्रक्रिया दोनों में सेम है। डिफरेंस मात्र इतना ही सा है कि सिल्वेस्टर साहब आए, ये एक साइंटिस्ट का नाम है, और इन्होंने कृत्रिम श्वास देने की जो विधि बताई उसमें बोला कि चेहरा को हमेशा ऊपर की तरफ रखकर एक प्रोसेस बताई जिसको हम आगे बताने वाले हैं। उस प्रोसेस से अगर करेंगे तो जो ऑक्सीजन का लेवल वो बढ़ जाता है, ठीक है। सेफर साहब आए तो बोले कि नहीं ऐसे नहीं कर सकते, इसको पलट दीजिए, चेहरा को नीचे करके कीजिए इस प्रोसेस को, तो ज्यादा बेटर है। तो उनका भी प्रोसेस को हम लोग सेफर विधि बोलते हैं। तो इन दोनों साइंटिस्ट के बातों को अडॉप्ट कर लिया गया, मान लिया गया, और यही दोनों विधि को हम लोग बहुत पुराने जमाने से फॉलो करते आ रहे हैं कंपनियों में। तो चलिए हम लोग पढ़ेंगे सिल्वेस्टर विधि में। इसमें क्या होता है एक एक पॉइंट करके आपको हम समझा देते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो भी व्यक्ति घायल है उस व्यक्ति को हम लोग चित मतलब पीठ के बल लिटा देते हैं। इस तरह से लेटा हुआ इस तरह से लेटा देंगे, पीठ के बल मतलब पीठ नीचे रहेगा और ये चेहरा ऊपर रहेगा, इसको चित बोलते हैं, ठीक है। पीठ के बल लिटा देते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, कंधे को तकिए की मदद से कुछ ऊपर उठा देते हैं। कंधा जो होता है इसको तकिए की मदद से थोड़ा सा ऊपर हम लोग उठा देते हैं, ठीक है। इसके बाद रोगी के
जीभ को रुमाल के सहारे पकड़कर बाहर निकलते हैं। रुमाल के सहारे इसलिए क्योंकि हाथ से जीभ खींचिएगा बाहर तो छटकेगा, तो छटकने से बचाने के लिए हम लोग रुमाल से पकड़ खींच देते हैं बाहर। तो जीभ बाहर खींचाएगा तो क्या होगा, कंठ खुल जाता है। जो ऑक्सीजन हवा अंदर जानी चाहिए उसके लिए कंठ खुला होना चाहिए, मतलब मुंह खुला होना चाहिए। तो मुंह कब खुलेगा, जब जवान जो होता है जीभ जो है उसको बाहर खींच दीजिएगा तो मुंह ऑटोमेटिक खुल जाता है। तो मुंह को खोलने के लिए जीभ को हम लोग बाहर खींच देते हैं। ठीक है, समझ गए। इसके बाद अगला प्रोसेस क्या करते हैं इसमें, अब रोगी के सिर के पीछे घुटनों के बल बैठकर नीचे उसकी हाथों को पकड़कर अपनी ओर खींचते हैं। ठीक है, देखिए इस तरह से, मतलब आप जो बैठेंगे उसके सर के पीछे बैठेंगे और घुटनों के बल बैठेंगे। घुटनों का बल मतलब आधा बैठना हुआ था, ऐसे करके बैठेंगे। घुटनों का बल देखिए ये बैठा हुआ है, ये घुटनों का बल बैठा हुआ है। घुटनों का बल इस तरह से आपको बैठना है और कहां बैठना है, उसके सर के पीछे बैठना है और उसकी बाहों को पकड़कर इस तरह से खींच लेना है। ठीक ना, पीछे तरफ ऐसे खींचेगा तो ये जो छाती होता है आगे की तरफ तनेगा, मतलब इसमें एक्सपांसन होगा। तो जो ऑक्सीजन है, जो बाहर का हवा है, वो अंदर प्रवेश करता है। ठीक है, ऐसे खींचेंगे। इसके बाद फिर क्या करते हैं, इसके हाथों को पीछे की ओर मोड़ते हैं और मोड़ते हुए ऐसे लाते हैं और इसको छाती पर से दबाते हैं। दबाते तो क्या होता है, ये कंप्रेशन होता है, मतलब छाती दबती है अंदर की तरफ, तो जो अंदर का जो ऑक्सीजन गया वो बाहर निकलता है। ऐसे हम कर रहे तो हवा अंदर बाहर होने लगती है, उससे आदमी जिंदा हो सकता है या कुछ देर तक उसको जीवित रखा जा सकता है। समझ गए। तो इस तरह से हम लोग इस प्रक्रिया को हम अपनाते हैं। तो क्या करेंगे, हम उसके पीछे बढ़ जाएंगे, घुटनों के बल बैठकर उसके हाथों को हम पीछे की ओर खींच लेंगे। इसके बाद खींचते समय कोहनी को जमीन के निकट रखते हैं, फिर अपने हाथों को जोड़कर आगे नीचे की ओर तथा भीतर की ओर लाते हैं। मतलब जब आप उसको पीछे की तरफ से खींच रहे होंगे तो जो कोहनी होगा उठाना नहीं है, उसको जमीन के में टच करते हुए ऐसे पीछे खींचना है। उससे क्या होगा कि पूरी बॉडी आपका एक्सपांड करेगी, मतलब आगे तरफ फैलेगी, मतलब एक्सपांड करेगा, फैलेगा, तो ऑक्सीजन बहुत ज्यादा मात्रा में अंदर जाएगा। तो खिंचाव कैसे ज्यादा होगा, जब उसकी जो कोहनी है वो जमीन से टच करते हुए ऐसे खींचना है। अगर ऊपर ऊपर ऐसे आप खींच दिएगा तो एक्सपांसन कम होगा। ठीक है, कुछ हिंदी गलत लिखा हुआ है, इसको आप सुधार लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सीने की हड्डी के अगल बगल हाथों और उंगलियों को दबाते हैं। इस क्रम को 1 मिनट में 10 से 12 बार होनी चाहिए। अब सीना का जो आसपास ये जो फटरी जो हड्डी होता है, जिसको हम लोग भोजपुरी में फटरी भी बोल देते हैं, इस हड्डी को ऐसे दबाते रहेंगे, उसके उंगलियों को दबाएंगे, उससे थोड़ा सा ऑक्सीजन लेवल बढ़ सकता है। आजकल पता होगा आप लोग बहुत सारा न्यूज में सुन रहे होंगे ऑक्सीजन की भारी कमी हो गई, ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है। तो ये सब ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने का ये प्रक्रिया है कि उसको लगातार सांस मिलता रहे, ऑक्सीजन की कमी ना हो, तो आदमी जिंदा कुछ देर तक रह सकता है। और इस प्रक्रिया को 1 मिनट में कितना करना चाहिए, 10 से 12 बार, कहीं कहीं 12 से 14 बार भी दिया रहता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, 12 से 14, 10 से 12 चलेगा। तो 1 मिनट में समझ लीजिए 10 से 12 बार करना है, तो आपको कितना स्पीड से करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा स्पीड चाहिए इसके लिए। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे शेफर साहब को। तो शेफर साहब बहुत बुद्धिमान आदमी थे, देखे कि सिल्वेस्टर जी का नाम हो गया, अपना भी हम नाम कर लेते हैं। तो ये बोले कि वो ऐसे नहीं होगा, इसको ना पलट दीजिए। और ये सच्चाई भी है, हम अगर आप चेहरा को नीचे करके सोते हैं तो हमारा ऑक्सीजन लेवल ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। आप सुने होंगे इस कोरोना काल में बताया गया है, गवर्नमेंट का भी गाइडलाइन है कि आप सोते समय चेहरा को नीचे की तरफ करके सोइए, तकिए के ऊपर जो मुड़ी ऐसे करके सोते ऐसे नहीं करना है, तकिए थोड़ा सा घसका लीजिए, ऐसे करके सोइए नीचे की तरफ, जैसे ये लड़की को सुला रहा है, देखिए ऐसे, इस तरह से सोना होगा। इस तरह से सोइएगा तो ऑटोमेटिक ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है। तो शेफर साहब ने तो सही बताया था। ठीक है, अब दोनों में से पहले कौन बताइए, मुझे नहीं पता है कि सिल्वेस्टर पहले बताया या शेफर बताया। दोनों ने अपना नाम कमाने के लिए सही विधि को बताया है। ठीक है, अब इसको ऐसे लिटा देते हैं और इस तरह से ऐसे दबाते हैं। ठीक है, जिससे क्या, दबाने से क्या होगा, वो जो अंदर की हवा है बाहर निकलेगा, छोड़ेंगे तो अंदर बाहर की हवा अंदर जाएगा। और इसमें भी हम लोग वही प्रक्रिया अपनाते हैं, मतलब दबाते ही केवल नहीं है, और भी ये जो हाथ पैर वाला है, खींचने वाला है, ये भी काम करते हैं। जैसे देखिए, इस विधि में रोगी को अंधे मुंह मतलब मुंह नीचे होना चाहिए, वक्ष के बल मतलब छाती के बल लिटाया जाता है। ठीक है, बाहों को सिर के तरफ रखा जाता है, मतलब ये जो बाह होता है ना, देखिए सिर की तरफ है ना, बाह को किधर रखेंगे, सिर की तरफ। देखिए इसका भी बाह है, वो सिर की तरफ किया हुआ है, सिर की तरफ बाह को आगे कर लेते हैं। इस विधि में रोगी के ऊपरी भाग के वस्त्र को ढीला कर देना चाहिए। अगर कोई रोगी वस्त्र पहना है तो उसके वस्त्र को ढीला कर देना चाहिए, क्योंकि कंप्रेशन होगा तो रुकेगा, इसलिए हटा दीजिए, उसमें भी हटा देना चाहिए, दोनों में।
सेफर एस्बेस्टस दोनों में वस्त्र को हटा देना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट है रोगी के सीट के तरफ बैठकर दोनों हाथों से उसकी पसलियों को दबाना चाहिए। सिर के तरफ, सीट लिखा गया, सिर के तरफ बैठकर दोनों हाथों से उसकी पसलियों को दबाना चाहिए। जैसे ये दबा रहे हैं, ये यहां पर देखेंगे तो ये क्या करें, पसलियों को ही दबा रहे हैं, ऐसे दबाना चाहिए, पुश करना चाहिए। इसके बाद इससे रोगी के फेफड़ों की हवा बाहर निकल जाती है। रोगी के अंदर जो हवा होगा वो बाहर निकल जाएगा, शुरू में ही मैंने बता दिया आपको। उसके बाद अपने हाथों को पसलियों से हटाकर रोगी के पीठ को दबाना चाहिए। पसलियों से पीठ को, पसली किसको बोलते हैं, इधर साइड वाले को पसली बोलते हैं। ऐसे दबाइए, पीठ को दबाइए और ऊपर से दाबिए, उससे ना ऑक्सीजन लेवल उनका बढ़ जाएगा। सांस, जो कृत्रिम सांस देने के हम लोग कोशिश कर रहे हैं, वो सुचारू रूप से चलता रहेगा। अब नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, यह प्रक्रिया यहां पर आपको दिख रहा होगा, सेम इसी तरह से आपको करना होगा। जैसे ही दबाव पीठ से हटता है, सांस अंदर प्रवेश कर रहा है। पीठ दाबे हुए तो क्या हो रहा है, सांस बाहर निकल रही है। अब पीठ से हाथ हटा देंगे तो बाहर की जो हवा है वो अंदर जाना शुरू हो जाता है। ये प्रक्रिया आप देख सकते हैं, जो आपको हम बताए हैं वही यहाँ पे आपको दिखाया गया है चित्र में, ठीक है। और इस दोनों क्रिया को 1 मिनट में 10 से 12 बार करना चाहिए, ठीक है। सेफर को और सिल्वेस्टर को ये 10 से 12, 12 से 14 आंसर में दिया रहता है। आप दोनों में से कोई एक होगा तो टिक कर सकते हैं। ये दोनों विधियां थी जो आपके एनसीईआरटी के सिलेबस में। और दूसरा, एक तीसरा विधि भी किताबों में देखने को मिलता होगा, माउथ टू माउथ, मुंह से मुंह हवा देना। तो मुंह से मुंह हवा देना भी काफी कारगर होता है। जैसे हम लोग जो हवा लेते हैं, तो जब हवा हम लेते हैं तो उसका केवल जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है उस हवा में 20% होता है। आपको पता होगा 20% ही ऑक्सीजन थे, 20% के आसपास होती है। तो 20% ही ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं और जब छोड़ते हैं तो 14% ऑक्सीजन बाहर छोड़ देते हैं। केवल 6% ऑक्सीजन हमारे कामयाब होता है। तो जो 14% ऑक्सीजन है वो दूसरे को मुंह में दे सकते हैं। तो उसको भी ऑक्सीजन कितना चाहिए, 6% ही चाहिए, और दे कितना है, 14%। तो उसको भी इसका फायदा मिलेगा। हम जब हवा मुंह से छोड़ते हैं तो 100% कार्बन डाइऑक्साइड नहीं छोड़ते हैं, उसमें 14% ऑक्सीजन होता है। 6% हमारे शरीर में खपत हो जाती है और 14% बाहर निकल जाता है, जिससे हम किसी और को दे सकते हैं। मूवी में देखे होंगे, फिल्मों में कोई हीरोइन जाती है, तालाबों में डूब जाती है और हीरो उसको बाहर निकल कर लाता है और उसके मुंह से मुंह ऑक्सीजन देता है, फिर बाद में उसको प्यार हो जाता है। ऐसा कहानी आप लोग देखे होंगे तो आपको याद आ रहा होगा। तो उसी तरीके से ऑक्सीजन दी जाती है। ये काफ़ी इजी होता है। बहुत सारे बच्चे इसका प्रैक्टिस भी किए होंगे। तो इस तरह से ऑक्सीजन हम दे सकते हैं। तीसरी विधि बता दिया। और भी विधियाँ होती हैं जो हम लोग को नहीं पढ़ना है, बेवजह बताने से टाइम आपका खराब होगा और बेवजह दिमाग इधर उधर दौड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जितना पढ़ना उतना ही पढ़िए, ठीक है। अब हम बढ़ेंगे आगे। तो चलिए हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे, 5S सिस्टम। ये 5S सिस्टम क्या है और इसका उपयोग क्यों किया जाता है, हमारे सिलेबस में क्यों है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। मेनली जो 5S सिस्टम है ये हमारे कंपनी को उत्पादन क्षमता को बढ़ा देता है। अगर इसके अकॉर्डिंग काम करेंगे, 5S सिस्टम के अकॉर्डिंग काम करेंगे, तो आपकी जो कंपनी का प्रोडक्शन है, जो उत्पादन क्षमता है, वो बढ़ जाता है और हर काम आसानी से और सही तरीके से हो जाता है। इसका शुरुआत कहाँ हुआ था, तो 1936 में यूरोप में औद्योगिक क्रांति शुरू हुई थी। पता होगा आपको। उस औद्योगिक क्रांति में बहुत सारी कमियां थी, बहुत समय लगता था कामों को करने में, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था। तो क्या हुआ कि जो एशिया का एक देश है जापान अचानक से बहुत ज़्यादा डेवलप कर गया। उसके यहाँ औद्योगिक क्रांति बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल पर हो गई और बहुत आगे निकल गया, बहुत धनी देश बन गया। और उसने कैसे बना, उसके पीछे उन्होंने एक लॉजिक दिया। वो लॉजिक है 5S सिस्टम। ये जापान एक्चुअली इस लॉजिक को पूरी दुनिया को दिया है और आज भी जापानी को माना जाता है कि वो लोग काम इतना सटीकता से करता है कि उनके काम में 100% एक्यूरेसी होती है। वो फर्जी नहीं करे, चाइनीज जैसे नहीं होते हैं। वो लोग दिखते हैं चाइनीज जैसे, लेकिन चाइनीज जैसे नहीं होते। चाइनीज तो 100% ये लोग फर्जी होते हैं। ये फर्जी ही कामों को ही करना इन लोग पसंद करते हैं और कोई भी चीज़ का कॉपी 2 मिनट में बनाकर बेच देंगे ये लोग। लेकिन जापानी ऐसे नहीं थे। जापान के सोनी टीवी देख लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में जापान बहुत आगे था। जितने भी बड़े बड़े गाड़ियाँ थी सब जापान की थी। लेकिन अब बहुत जगह प्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन आज भी जापान का जो प्रोडक्ट होता है उसको नंबर 1 माना जाता है। तो जो जापान 5S सिस्टम दिया था, उसका जो मीनिंग है इंग्लिश में यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, उसी का हिंदी रूपांतरण मैं दिखा दूंगा। तो चलिए, वो 5 वर्ड जो जापान ने पूरे विश्व को दिया था कि अगर आप इस तरीके से काम करेंगे तो आपका जो प्रोडक्शन है वो बढ़ेगा ही,
सामान भी मजबूती होगी और आपका नाम भी अच्छा होगा और आपके पैसे भी बचेंगे। बहुत सारा फायदा है, फायदा ही फायदा है। तो पहला जो वर्ड था वो सस्टेन है। मतलब अगर आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, कोई भी चीज बना रहे हो, तो ऐसा बनाइए को सस्टेन करे, टिकाऊ हो। सस्टेन मतलब टिकाऊ, तुरंत खराब ना हो जाए, तुरंत बर्बाद ना हो जाए। जैसे पेन है, ऐसा कर टूट ना जाए। तो प्रोडक्ट को उसके काम के अनुसार मजबूती प्रदान करना होता है, मतलब टिकाऊ बनाना चाहिए। समझ गए सस्टेन का मतलब। दूसरा है शॉर्ट। शॉर्ट का मतलब यह होता है कि जितना आवश्यकता है उतना ही आप समय लें, आप बेवजह समय को खींचे नहीं। पहला शॉर्ट का मतलब ये भी होता है कि मान लीजिए अगर कलम बनाए, इतने ही चौड़ा लंबा से काम हो जाता है, तो आपको इतना बड़ा बनाने की जरूरत नहीं है। मतलब कोशिश कीजिए कि चीज़ों को शॉर्ट में निपटा दीजिए। जैसे या काम करें तो जल्दी काम करने का क्या क्या तरीका हो सकता है, उसको भी हम शॉर्ट बोलेंगे। या कोई चीज़ बहुत बल्कि है, उसको और हम कम करके कैसे बना दें, वो भी शॉर्ट होता है। तो ये शॉर्ट का प्रयोग हम लोग अलग अलग टर्मों में कर सकते हैं। अब सेट इन ऑर्डर। कोई भी काम करिए सीक्वेंस में कीजिए। चाहे आप प्रोडक्ट बना रहे, प्रोडक्ट में बहुत सारा पार्ट्स लगे होते हैं, उसको भी सीक्वेंस में अरेंज कीजिए। कि मान लीजिए कभी खराब हो गया, मान लीजिए टीवी ही बना रहे हैं, तो टीवी में ऐसा मत कुछ बना दीजिए, इधर उधर लगा दीजिए कि पता नहीं चले मैकेनिक्स को कौन पार्ट्स कहाँ लगा हुआ है। तो उसको ना सेट इन ऑर्डर में रखिए। मतलब कि अगर ट्रांजिस्टर यहाँ लगता है तो यहीं लगाइए, पूरा सभी में इस तरह से सीक्वेंस बना दिए कि सब लोग को पता हो कि यहाँ ट्रांजिस्टर है, यहाँ ट्रांसफार्मर है, यहाँ रजिस्टर है। तो आपको पता रहना चाहिए, मतलब ऑर्डर में काम करना है। कंपनी में काम कर रहे हैं, कंपनी में चीज़ों को अरेंज करें तो ऑर्डर में अरेंज कीजिए। मतलब ये पेन जहाँ रखा है तो वहीं पेन रखिए, जहाँ पे किताब रखिए तो वहीं पे किताब रखिए, जहाँ पे बल्ब रखा हुआ वहाँ पे बल्ब रखिए, जहाँ पे चेयर होता है वहीं पे चेयर रखिए। मतलब ऑर्डर में काम करना, ऑर्डर में रखना है चीज़ों को, इधर उधर छित्र बित्र नहीं करना है, फेंक नहीं देना है कहीं। ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे साइन। साइन का मतलब है चमक, परफेक्शन होना चाहिए काम में। मान लीजिए ये शर्ट में पहना हूँ, ये शर्ट पहना हुआ और इधर फटा हुआ है, इधर इसकी ये क्या बोलते हैं, सिलाई कटी हुई है, निकली हुई है, धागे दिख रहे हैं, कलर सही नहीं है, गंदा दिख रहा है। तो ऐसा प्रोडक्ट मार्केट में नहीं चलेगा। मतलब उसमें शाइनिंग होना चाहिए, चमक होना चाहिए। चमक से अर्थ ये है कि अच्छा दिखना चाहिए, लुकिंग अच्छा होना चाहिए। आपके ये जो धागे हैं बहुत मजबूत है, फटेंगे नहीं, लेकिन देखने में बहुत गंदा दिख रहा है, इधर डोरी निकला हुआ है, इधर थोड़ा सा कटा हुआ है, कलर सही नहीं है, तो कौन खरीदेगा। मजबूत है लेकिन कोई खरीदेगा नहीं। तो शाइनिंग होनी चाहिए कामों में। ठीक है। नेक्स्ट है स्टैंडर्डाइज। स्टैंडर्डाइज का मतलब ये है कि अगर आप ये पेन है, ये 5 mm का है, तो सारा पेन इस नाम का सब 5 mm का होना चाहिए। ये नहीं कि ये 6 mm हो गया, एक 4.5 mm हो गया, एक 3.5 mm हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना होगा कि ये प्रोडक्ट है और इसमें इतना ही है, इतनी ही क्वांटिटी में बनाएंगे। आपको एक स्टैंडर्ड वैल्यू देना पड़ेगा। मान लीजिए किसी दुकान पर गए आप और आपने 1 kg का सर्फ का पॉकेट खरीदा 20 रुपए में, तो पूरे भारत में कहीं भी सर्फ खरीदेगा उस कंपनी का तो 20 रुपए में 1 ही kg मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कहीं 1 kg 200 ग्राम मिल गया, कहीं 1 kg 100 ग्राम मिल गया, ऐसा नहीं होगा। एक स्टैंडर्ड मेंटेन होगा और उसमें क्या क्या क्वांटिटी कितने मात्रा में मिलाया गया है ये भी फिक्स होगा। तो चाहे आप 1000 पॉकेट खरीदे या 2000 खरीदे, सारे में यही क्वांटिटी मिलेगा। तो मतलब स्टैंडर्डाइज होना चाहिए, स्टैंडर्ड को मेंटेन करना होना चाहिए। ठीक है। लेकिन जापानी ने जिस भाषा में बताया था उस भाषा को आप यहाँ पर देख लीजिए। जैसे आप देखिए यहाँ पे ये 5 वर्ड है, 1 2 3 4 5। ठीक है। ये 5 वर्ड है, आप पढ़ सकते हैं, पढ़ लीजिए। ये सब जापानी लैंग्वेज है, ठीक ना, इसे हम पढ़ नहीं सकते हैं, जापानी में है। ये जापानी लैंग्वेज का वर्ड है जिसे हिंदी में ट्रांसलेट किया गया, उसको हम दिखाते हैं। तो आपको ये पता होगा, पहला ये जापान से लिया गया शब्द है। ठीक है। एग्जाम में पूछता है कि 5S सिस्टम में जो शब्द रखे गए हैं वो कहां से लिया गया है, तो कहां से लिया गया है, जापान से लिया गया है। इसका प्रयोग किस लिए करते हैं, उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए कहते हैं, चीजों में परफेक्शन लाने के लिए करते हैं, अपना जो प्रोडक्ट है उसको बेहतर करने के लिए करते हैं। तो मेनली होता है उत्पादन क्षमता, मतलब आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, प्रोडक्शन बढ़ जाता है। और ये 5S जो वर्ड है इसका मीनिंग आप हिंदी में समझ लीजिए। पहला ये की तरह होता है, इसका मतलब, ठीक है। दूसरा है सीधा या कारगर बनाने में। तीसरा है चमक, शीशो मतलब चमक। चौथा है मानकीकरण और 5वां है आपका को बनाए रखने। यहां पे इसको हम ये 5वां ये, तो ये 5
वर्ड हैं जिसे आप राइट डाउन कर सकते हैं। इसका फायदा क्या होता है, देखिए यहाँ पे, देखिए इससे समझ जाएंगे आप। यहाँ पे देखिए किस तरह से सामान को रखा गया है, लेकिन इसी को हम लोगों ने 5S सिस्टम के तहत अरेंज कर दिया। देखिए कैसा दिख रहा है, पेन खोजिएगा तो तुरंत यहाँ से पेन निकाल कर दे देगा। किताब कॉपी खोजना तो देखिए यहाँ पे कॉपी रखा हुआ है, यहाँ पे किताब रखा हुआ, मतलब जो चीज़ जहाँ रखना वहीं पर रखा हुआ है। हचपच नहीं किया हुआ, मिक्स करके नहीं रखा हुआ। इसमें देखिए मिक्स करके रखा हुआ। आपसे कोई मांग दे कि कॉपी कहाँ है, तो आप इसमें सब हटाकर खोजना पड़ेगा, लेकिन यहाँ नहीं खोजना है। यहाँ जो जहाँ रखना चाहिए वहीं रखा हुआ है, आपको आसानी से मिल जाएंगे। तो 5S सिस्टम का ये फायदा होता है। एक और फोटो आपको दिखाते हैं। आप देखिए यहाँ पे, जैसे ये है। अब देखिए आपके सामने ये ऑफिस है। ऑफिस में देखिए कैसे चीज़ों को बिखरा हुआ है, तो क्या यहाँ का काम करने में आपको मन लगेगा इस वाले फिगर में? लेकिन इसी को अगर हम अरेंज करके ऐसा कर दें, सेम इसी को अरेंज किया गया, देखिए कितना नीट एंड क्लीन। और यहाँ पर आप काम कर सकते हैं, आप घंटों बैठ सकते हैं, आपका मन इरिटेट नहीं होगा। कोई भी सामान आपको चाहिए होगा आसानी से आप निकाल सकते हैं। हर चीज़ के लिए सीक्वेंस बना हुआ है। तो 5S सिस्टम का प्रयोग हम लोग हर तरीके से कर सकते हैं, उत्पादन क्षमता बढ़ाने में, अपने चीज़ों को ठीक करने में, अपने सामान को और बढ़िया करने में। तो ये 5S सिस्टम से ही संभव हो पाया और पूरी दुनिया इस चीज़ को मानती है। तो दोस्तों आज ये सेफ्टी का लेक्चर कंप्लीट हो गया और आई होप कि आप लोगों को अच्छा से समझ में आया होगा। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। इसके अलावा कमेंट बॉक्स में हम आपको एक टेस्ट का लिंक डाल रहे हैं, ठीक है। इस टेस्ट को 100 लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो जो पहले 100 लोग होंगे, जो पहले ये वीडियो को देखेंगे, वो 100 लोग इस टेस्ट को दे लेंगे और इसके बाद उस लिंक को हटा दिया जाएगा 24 घंटे के अंदर में। तो आप वीडियो को देखें और इससे टेस्ट को दें। टेस्ट देंगे तो आपको पता चलेगा आपने इस लेक्चर को कितना समझा है, ठीक है। इसके अलावा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे पास एक फेसबुक ग्रुप भी है, इस ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए। बहुत सारा बेनिफिट आपको मिलेगा। ITI से जो भी सूचनाएं होती है, प्लेसमेंट का हो, पढ़ाई को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, प्राइवेट ITI में कैंपस आ रहा हो, उसकी जानकारी आपको सारा इसमें मिलता रहेगा, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग ये मेरे तीनों लेक्चर को एंजॉय किए होंगे, आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आगे हम नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही था। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।